अभी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको अच्छे तरीके से हमें समझना है क्योंकि इसी के ऊपर बहुत कुछ चलेगा। देखिए, अकाउंटिंग में जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि बिजनेस एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन कर रहा हो, बड़ा बिजनेस होगा तो एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन भी हो रही होगी, उससे बड़ा बिजनेस होगा तो एक दिन में 2000 ट्रांजैक्शन भी हो रही होगी, यानी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, इन सब को आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। यानी जिस तरह से हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास 7 अरब की पॉपुलेशन है, हम कहते हैं मेल फीमेल, हम डिवाइड कर रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी को किसी भी बुनियाद पे चीजों को डिवाइड कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वो 5 कैटेगरीज क्या है, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इनकी एक्सप्लेनेशन आगे चल के अलग-अलग से दूंगा। पहली इनकम है। आप सब लोगों के जहन में इनकम से मुताल्लिक कुछ ना कुछ परसेप्शन तो होगी, ये लफ्ज आपके लिए नया नहीं है। इनकम हो सकता है किसी ने सुना हुआ हो, सेल्स का लफ्ज किसी ने सुना हुआ हो, रेवेन्यू का वर्ड किसी ने सुना हुआ हो, प्रॉफिट का लफ्ज किसी ने सुना हुआ हो, गेन आपको शायद सुना हो। ये सब चीजें मुख्तलिफ हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है, यानी थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन ओवरऑल इनका इम्पैक्ट एक ही है। तो इनकम एक हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या है। एक चीज वर्ड है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस से मुराद है खर्च। ये भी आई एम श्योर दैट यू पीपल आर familiar with the word expenses, खर्च, expenses, expenditure कौन से होते हैं बिजनेस में। सैलरीज एक्सपेंस हो सकता है, रेंट एक्सपेंस हो सकता है, फ्यूल एक्सपेंस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो सकता है। तो मुख्तलिफ तरह के खर्चे, ये भी हमें कुछ ना कुछ मालूम है। इनमें 2 टाइप्स हैं, इसको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है एक्सपेंस का लफ्ज तो आपने सुना हो, लेकिन ओपेक्स कैपेक्स आपके लिए नई चीज हो, तो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एसेट्स हम डिस्कस करेंगे। एसेट्स क्या होते हैं, आमतौर पे अगर एक जनरली बात करें तो जो भी आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज है वो आपका एसेट है। एक बड़ी सिंपल टर्म में, जो कि लेमैन है, अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा, लेमैन की बात कर रहा हूं, आम आदमी जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी भी, उसके लिए कोई भी जो वैल्यूएबल चीज है वो उसके लिए एसेट है। गाड़ी उसका एसेट है, घर उसका एसेट है, गोल्ड उसका एसेट है, प्रॉपर्टी उसकी एसेट है, तो इसको हम एसेट कहते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, करंट नॉन करंट। आगे चल के एक्सप्लेनेशन अभी देता हूं। फिर लाइबिलिटीज है हमारी, जो हमने किसी को देना है कुछ, उनको। और फिर 5वां आता है आपके पास कैपिटल। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। यानी अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, या वो इनकम की कैटेगरी में फॉल करेगा, या एक्सपेंस होगा, या एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या कैपिटल होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने 1000 ट्रांजैक्शंस आपके पास अकाउंटिंग की हुई, वो 1000 ट्रांजैक्शन लामहला इनमें से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करती है। छठी चीज ये, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो इसको हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके देखें। अच्छा, अभी भी जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ये भी बताऊं कि ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत डिटेल में जाके नहीं दे रहा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारा आज पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में आप, पहला कोर्स है, पहला लेक्चर है, तो मैं चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। बस उतना ही बताऊंगा जितने में समझ आ जाए। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता चला जाऊंगा। तो इनकम क्या है, देखिए, एक वर्ड हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा थ्रू आउट इस कोर्स में, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। अब आप सब लोगों के पास कुछ ना कुछ तो परसेप्शन बन ही रही होगी इस चीज से कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आपको समझ है, और इकोनॉमिक बेनिफिट, किसी चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी आपको कुछ फायदा हो। बहुत आसान चीज आप अभी समझ लें। इनकम क्या है, कोई भी बिजनेस या कोई सामान बेचता है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हम कहते हैं गुड्स और सर्विसेज। सो बिजनेसेस आर एंगेज्ड इन 2 एक्टिविटीज, दे सेल गुड्स और दे प्रोवाइड सर्विसेज। ये यही 2 काम कर रहे हैं ना बिजनेस। कुछ बिजनेस सामान बेच रहे हैं और कुछ बिजनेसेस सर्विसेज दे रहे हैं। सो इनकम क्या है, इनकम इज दैट
money or that economic benefit which a business receives by providing the goods and services, by selling the goods or by providing services. So आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए जाहिर सी बात है आप या सामान बेच रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मुफ्त में तो नहीं कर रहे। बाय द वे हम एक लफ्ज यूज किया हमने बहुत ज्यादा, बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है, पहले तो ये सवाल है। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलो या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी खोलो तो उसमें डेफिनेशन ऑफ बिजनेस दी हुई है। तो उसमें कहा जाता है कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद एन इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। अ बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद एन इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। अब मिसाल के तौर पे मैंने सतीश से कहा, सतीश क्या करते हो? बोला सर मेरा बिजनेस है। क्या बिजनेस है? सर मेरा ये शोरूम है, फर्नीचर बेचता हूँ। सतीश कितना पैसा कमाया पिछले 1 साल में? सर पैसा तो कोई नहीं कमाया। उससे पहले जी पैसा तो कोई नहीं कमाया। तो भाई फिर इसको बंद करके घर चले जाओ। अगर पैसा ही नहीं कमा रहे तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्योंकि बिजनेस तो होता ही प्रॉफिट की इंटेंशन है, तो हम उसको बिजनेस कह रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त जब वो इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव करता है या उसको कोई पैसे मिलते हैं तो उसको हम इनकम कहते हैं। तो इसमें इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, हम इसमें जो वर्ड यूज करेंगे इनकम के लिए ये होगा जी इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसी एंटिटी में किसी कंपनी में आ रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, इसको हम इनकम कहेंगे। दूसरी कैटेगरी आती है जी एक्सपेंसेस की हमारे पास। अब एक्सपेंसेस जो है अगर मैं इसकी मिसाल दूं आपको तो मैंने पहले बता दिया, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वगैरह वगैरह। हम एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक्सपेंसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी को मैं कहूंगा ओपेक्स। ओपेक्स से मुराद है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। और दूसरी कैटेगरी को मैं कहूंगा कैपेक्स। कैपेक्स से मुराद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की मिसाल लिखूंगा रेंट। अभी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ खर्चे होंगे ना आपके जेहन में कि यार मैं अपने लिए कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, कोई दुकान खोलना चाहता हूँ। तो क्या करोगे? कोई जगह किराए पे लोगे तो उसका रेंट दोगे। फिर आप कोई 2-3 स्टाफ मेंबर लोगे तो आपने उनकी सैलरीज पे करनी है। फिर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आपका हो सकता है, आपका हो सकता है फ्यूल का एक्सपेंस हो जाए। आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो जाएगा। आपके पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी हो सकता है। तो ये सारे जो खर्चे हैं ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हैं। वर्ड यूज कर रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। इनको रनिंग एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, इसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। रिकरिंग, रिकर से मुराद ये है कोई चीज जो बार बार रिपीट हो, रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, रनिंग एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हम ज्यादा तौर पे यूज करते हैं। तो ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस को, और बाय द वे इसका एक और बड़ा कॉमन नेम जो आपकी बुक में होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप इसको कहोगे। अब ये थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि रेवेन्यू और फिर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू से मुराद तो इनकम होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुराद है वो एक्सपेंडिचर जो आप रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करो, रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, ये वाले सारे, इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी कहूंगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहूंगा। तो भाई अब सारे खर्चे तो इधर आ गए, तो अब कैपेक्स क्या है? कैपेक्स क्या है इसको मैं आपको 2 मिनट के बाद में बताऊंगा। इस जवाब को यहीं पे छोड़ देते हैं, इस पे मैं वापस आऊंगा। मैं पहले आपको एसेट्स बता दूं। अच्छा, एसेट की जो डेफिनेशन अगर हम लिखें, मैं यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन। वैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों के पास रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि अगर किसी ने लिखना हो तो वो लिख सके। एसेट की जो डेफिनेशन आप लिखते हो, आप कहते हो कि इट इज अ रिसोर्स which is controlled by an entity and which gives future
इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन में फर्क है, मैं उसको आगे चल के आपको करेक्ट करूंगा, अभी यहाँ पे नहीं। अभी तक आप बस इतना ही रखें कि इट इज अ रिसोर्स विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एंड विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस जिसको ओन करता हो या कंट्रोल करता हो, और वो आगे चल के फ्यूचर में बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे। इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट दे। देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास, आप रेंट अ कार कंपनी है, आपके पास गाड़ी है, आप उस गाड़ी का क्या करते हो, आप उस गाड़ी को रेंट पर देते हो। लोग आते हैं आपसे गाड़ी रेंट पर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसे देते हैं, रेंट देते हैं, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। आपके पास घर है, आप उसको किराए पे देते हो, बेनिफिट लेते हो। या आपके पास घर है, आपने उसमें अपना ऑफिस बनाया हुआ है, उस घर को इस्तेमाल करते हुए आपने ऑफिस बनाया हुआ है और उस ऑफिस में से आप बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस से आप पैसे कमा रहे हो, तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है। तो एसेट जो है इसके लिए जरूरी कंडीशन ये है कि ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। और कब देगा? फ्यूचर में। कब देगा? फ्यूचर में। अब दो तरह के एसेट्स हैं। एक हम कहेंगे करंट एसेट्स और दूसरा हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। अब याद रखना कि अकाउंटिंग में करंट और नॉन करंट का जो डिफरेंस है वो टाइम की बुनियाद पर है। करंट से मुराद होती है 1 साल और नॉन करंट से मुराद है कोई भी पीरियड जो 1 साल से ज्यादा हो। 1 साल या 1 साल से ज्यादा। नॉन करंट एसेट से मुराद ये है, इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं? लैंड। इसमें दूसरी एग्जांपल क्या आएगी? बिल्डिंग। इसमें तीसरी एग्जांपल क्या आएगी? मशीनरी, मे बी व्हीकल्स। अब अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है या आप उसको खुद इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग को आप 1 साल तक तो इस्तेमाल नहीं करोगे ना, आप उसको कई साल इस्तेमाल करोगे और कई साल उससे बेनिफिट लोगे। तो इसको हम नॉन करंट एसेट कहेंगे। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं इसको। ये आपको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देता है। अगर मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैंने वो गाड़ी 2-4 महीने तो इस्तेमाल नहीं करनी ना, वो गाड़ी 2-3-4-5 साल इस्तेमाल होगी और 2-3-4-5 साल में उससे बेनिफिट होगा। तो मैं इसको नॉन करंट एसेट कहूंगा। एसेट ने मुझे बेनिफिट देना है, अगर ये बेनिफिट 1 साल से ज्यादा लंबे पीरियड के लिए आए तो उसको मैं नॉन करंट एसेट कहूंगा। तो फिर करंट एसेट में क्या आएगा? करंट एसेट में वो एसेट्स हैं जो आपको बेनिफिट तो देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं देते, बस 1 ही साल में दे देते हैं, शॉर्ट पीरियड में दे देते हैं, शॉर्ट टर्म में दे देते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है जी? नंबर 1 पे कैश, नंबर 2 पे हम यहां पे लिखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है अभी बता देता हूं। और नंबर 3 पे मैं लिख रहा हूं रिसीवेबल। ये 3 कॉमन यहां पे लिख रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमें 3 ही बहुत है अभी। कैश क्या है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैश समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए इन्वेंट्री ये वो सारा सामान है किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस ने बेचने के लिए रखा हुआ है। या तो ये बिजनेस में प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है या ये बेचा जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप एक सुपरमार्केट में जाते हो, उस सुपरमार्केट में सैकड़ों की तादाद में चीजें काउंटर्स पे उन्होंने शेल्फ में रखी हुई है, नीचे उन्होंने प्राइस भी लिखी हुई है। आप जाके किसी से पूछते नहीं है कि यार ये चॉकलेट बेचनी है कि नहीं बेचनी, आपको पता है कि ये बेचनी है क्योंकि उसने बेचने के लिए रखी हुई है। तो वो जो भी सुपरमार्केट में आपको शेल्फ पे सामान नजर आ रहा है वो सारा इन्वेंट्री है। आप एक फर्नीचर के शोरूम पे जाते हो, उन्होंने बहुत सारा फर्नीचर डिस्प्ले पे रखा हुआ है, देखो फर्नीचर तुम्हारे घर में भी है लेकिन वो इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि तुम फर्नीचर बेच नहीं रहे। कोई मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो आके ये नहीं पूछता कि यार ये सोफा बेचना है कि नहीं बेचना, उसको पता है कि ये बेचने के लिए नहीं रखा, ये इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है। लेकिन जब तुम किसी दुकान पे जाते हो फर्नीचर शोरूम पे, वहां पे बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा सेल के लिए है। आप एक शॉप पे जाते हो मोबाइल फोन की, दो सामने शेल्फ पे मोबाइल फोन लगे हुए हैं, ये $300 का, ये $500 का, ये $1000 का, ये $1200 का, सारे के सारे फोन बिक रहे हैं।
जौन सा दिल करता है उठा लो, पैसे दो, घर ले जाओ। बहुत ज्यादा पैसे हैं तो सारे ही घर ले जाओ, वो आपको रोकेगा नहीं। आप बोलोगे भाई तुम्हारी दुकान में कितने फोन है, बोलेगा 100, सारे दे दो मुझे। वो ये तो नहीं कहेगा कि मैंने नहीं देने, कहेगा बिस्मिल्लाह लाओ पैसे रखो हाथ में तो उठाओ सारे ले जाओ। वो तो सारे ही बेच रहा है, लेकिन एक टेलीफोन उसकी जेब में पड़ा हुआ था यहां पर। तो आप उससे ये तो पूछते हो दुकानदार से कि यार ये वाला फोन कितने का है, लेकिन जो उसकी जेब में रखा हुआ है वो नहीं आप उससे पूछते कि भाई ये बेचना है, आपके नहीं बेचना, आपको पता है ये नहीं बेचना, ये उसका जाती है, ये बेचने के लिए नहीं रखा हुआ उसने। और ऐसा पूछना भी ना उससे, वो कहेगा सर ये तो मेरा फोन है, मैं ये नहीं बेच रहा, आपने फोन खरीदना, ये दीवार पे लगे, जौन सा उठाना उठा लीजिए। तो इन्वेंट्री ये वो सामान है जो कि बेचने के लिए है, नंबर एक। अच्छा, F3 के पेपर में तो ये बेचने वाला सामान है, लेकिन बाकी पेपर्स में जाके इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, वो ये होता है कि बेचने के अलावा भी जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाए, यानी या तो बेच जाए या तो हम कोई चीज बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक फैक्ट्री है, आप फर्नीचर बेचते हो, तो जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये तो बेचनी है, ये तो इन्वेंट्री है। तो वो जो लकड़ी रखी हुई है, आप लकड़ी तो नहीं बेचते, आप तो फर्नीचर बेचते हो, तो वो लकड़ी क्या है, वो इन्वेंट्री है कि नहीं इन्वेंट्री? वो भी इन्वेंट्री है, वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, क्योंकि वो यूज हो जाएगी, वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इन्वेंट्री ये चीज हो गई। इसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर है। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा आज का चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 7 अलहदा से पढ़ा हुआ है, इसके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 8 अलहदा से पढ़ा हुआ है, इसके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 12 अलहदा से पढ़ा हुआ है, कैश के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 20 अलहदा से पढ़ा हुआ है। तो यहां पे मैं सिर्फ आपको आज टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवा रहा हूं, वरना इन सब के लिए आगे चलकर हमने पूरा पूरा चैप्टर करना है, यानी एक चैप्टर होगा जिसमें हम सिर्फ इन्वेंट्री को ही पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इन्वेंट्री का टर्मिनोलॉजी के तौर पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या है जी? रिसीवेबल, this is the money which you are expecting from your customers as a result of selling goods on credit। आपने कस्टमर को दो तरह से सामान बेचते हो, या कैश पे या क्रेडिट पे। कैश से मुरादा कोई आया, सामान लिया, पैसे रख दिए, बहुत अच्छी बात। एक और आया, उसने सामान लिया, बोला पैसे एक हफ्ते के बाद दे दूंगा या 30 दिन के बाद दे दूंगा, तो उसको हम रिसीवेबल कहते हैं। रिसीवेबल ये वो पैसा है जो हमने अपने कस्टमर से लेना है। देखिए, आपने पैसे बहुत से लोगों से लेने होंगे, लेकिन जो कस्टमर से लेने हैं ना, वो रिसीवेबल पे हम लेकर आएंगे। तो ये होगी जी हमारी करंट एसेट की एग्जांपल। अब हमें पता चल गया कि एसेट से मुराद ये है कि एसेट कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो कि बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आए। इकोनॉमिक बेनिफिट, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, हमें कोई ना कोई फायदा हो। अच्छा, अगर तो वो फायदा लंबे अरसे के लिए होगा तो उस एसेट को हम नॉन करंट एसेट कहेंगे। कॉमन एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट इक्विपमेंट, व्हीकल, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारे नॉन करंट एसेट है। और करंट एसेट कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, इसके बाद अब ये कैपेक्स की बात भी कर लूं। ये मैं पीछे छोड़ गया हुआ था कि कैपेक्स क्या होता है। देखिए, ओपेक्स तो आपको बता दिया था कि ये जो आपके रूटीन के मंथली एक्सपेंसेस हैं, इनको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हो। और ये रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, ये सारे ओपेक्स में है। तो फिर कैपेक्स में क्या आता था? कैपेक्स में आता है ये, व्हेन यू बाय अ नॉन करंट एसेट, यानी ये वाला। जब आप एक नॉन करंट एसेट खरीदते हो तो उसको आप कैपेक्स कहते हो। ये वाला, ये जो है ना, ये नॉन करंट एसेट। जब भी कभी नॉन करंट एसेट खरीदा जाएगा तो उसको कैपेक्स कहा जाएगा। देखिए, मैंने गाड़ी खरीदी, ये नॉन करंट एसेट है, इसको कैपेक्स कहूंगा। उस गाड़ी के लिए पेट्रोल ले रहा हूं,
ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है क्योंकि मैं पेट्रोल की मदद से गाड़ी को ऑपरेट कर रहा हूं। मैंने टेलीफोन खरीदा, ये नॉन करंट एसेट है, इसको मैं कैपेक्स कहता हूं क्योंकि टेलीफोन कई साल यूज करूंगा ना, तो ये नॉन करंट एसेट है, इसको मैं कैपेक्स कहूंगा। लेकिन उस टेलीफोन को इस्तेमाल करने के लिए मैंने टेलीफोन का बिल पे किया, वो जो मोबाइल का बिल है वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। मैंने कंप्यूटर लिया, ये मेरा नॉन करंट एसेट है क्योंकि कई साल इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी को पे कर रहा हूं, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। आपने एक प्रिंटर खरीद लिया, प्रिंटर आप कई साल यूज करोगे, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि प्रिंटर नॉन करंट एसेट है। लेकिन उस प्रिंटर को यूज करने के लिए आपने प्रिंटर का टोनर या कार्ट्रिज डाला, वो टोनर कार्ट्रिज आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट अगर समझ में आ गया है तो मुझे बताएं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। जी सर, आगे समझ। देखो एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी कभी आप कोई नॉन करंट एसेट खरीदोगे, तो ये जो नॉन करंट एसेट आप खरीदोगे इसको आपने कैपेक्स कहना है। नॉन करंट एसेट और कैपेक्स एक ही चीज है। देखिए आपने गाड़ी खरीद ली, तो ये क्या है? नॉन करंट एसेट है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? मैं इसको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा। आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया, ये क्या है? कंप्यूटर भी आपका नॉन करंट एसेट है, ये भी मैं इसको कैपेक्स ही कहूंगा। तो कैपेक्स और नॉन करंट एसेट एक ही चीज है। तो इससे मुझे ये समझ आई जो मैंने अभी तक आपको बताया है कि भाई फिर कैपेक्स जो है, आप कह सकते हो, पहले तो आपने बोला कि सर, आप बोल रहे थे कि कैपेक्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि ये नॉन करंट एसेट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद नॉन करंट एसेट है। तो फिर ये एक्सपेंडिचर है या एसेट है? अब एक और क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए कि फिर ये एसेट है या एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट इधर है, एक्सपेंस इधर है। तो ये कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मैं इसको एक्सपेंडिचर मानूं या मैं इसको एसेट मानूं? आप इसको एसेट मानो, क्योंकि मैं भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर मानता ही नहीं हूं। नाम तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो तुम्हारे और मेरे जहन में एक्सपेंडिचर की एक पिक्चर बनी हुई है, खर्च, मैं भी इसको खर्च मानता ही नहीं हूं। कहने को तो इसका नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैं भी इसको एसेट ही मानता हूं। क्यों नहीं मानता अभी बताता हूं। देखो, खर्च जो होता है ना आमतौर पे, और हमारे अकाउंटिंग में भी, हमने खर्च इसी को मानना है, ये जो ऊपर वाला है, जो रेंट दे दिया, सैलरीज दे दी, फला। क्योंकि अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैं रोजाना उसको कुछ पैसे देता हूं, मिसाल के तौर पे, आई डोंट नो, अब हम सब लोगों की करेंसीज मुख्तलिफ हैं, हम सब लोग मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोकेशन से ऑनलाइन हुए हुए हैं। सो लेट सपोज मैं अपने बेटे को रोजाना $5 देता हूं कि ये तुम्हारा स्कूल का एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर है, स्कूल जाता है, आता है, रास्ते में कुछ खा पी लेता है। तो लेट सपोज उसका ये डेली का बजट है, क्योंकि मेरे जहन में है कि मैंने इसको $5 रोजाना देने हैं और ये 30 दिन जाएगा, तो इसका मैंने एक मंथली बजट फिक्स किया हुआ है $150। बस इसको मंथली इतना मिलता है, रोजाना $5 सुबह सुबह देता हूँ कि जाओ स्कूल जाओ और आओ, रास्ते में कुछ खाना पीना हो, कोई पानी वगैरह लेना हो तो ले लेना। अब पिछले महीने क्या हुआ, ये आया मेरे पास, इसने मुझे कहा कि मुझे नोटबुक चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। बोला क्यों? कहता जी वो पहले वाला बहुत पुराना था, वो चलता नहीं था, और अभी मुझे नया नोटबुक चाहिए क्योंकि मुझे रोजाना असाइनमेंट्स मिलती है। मैंने कहा कितने का आता है नया नोटबुक? बोला $1000 का आता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ले लेते हैं, मजबूरी है। तो अब $1000 का नोटबुक भी इसके लिए ले लिया। अब जब महीना खत्म हुआ तो मैं बैठ के हिसाब किताब कर रहा था कि इस महीने घर में किसने कितना खर्चा किया, घर में किसने कितना खर्चा किया। तो इसका नाम है जी, मेरे बेटे का नाम है असद, इसके नाम के आगे लिखा हुआ था $1150। $1150 देख के तो मेरा दिमाग घूम गया।
कि यार ये बच्चा क्या कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है। बुलाया मैंने उसको, इधर आओ, ये तुम कहाँ पैसे खर्च करते हो, तुम्हें पता तुमने इस महीने $1150 खर्च कर दिए, यानी इतना खर्चा कोई मुनासिब बात है? तो मुझे बोलता है आगे से, पता है क्या जवाब देता है, कहता है जी मैंने तो $150 ही खर्च किया था, वो $1000 का तो कंप्यूटर लिया था, उस कमरे में पड़ा हुआ है, अभी भी इधर ही है, चाहते हो तो उठा के ले जाओ, बेच दो। मेरा जो खर्चा है वो तो 150 ही है, जो आप मुझे $5-5 देते थे। ये जो $1000 है, इसका तो एसेट लिया गया है, इसका तो कंप्यूटर लिया गया, ये मैंने बाहर खर्च तो नहीं किया। तो बात तो वो ठीक कर रहा है, उसका जो खर्चा है वो तो 150 है। अब देखो ना, आपकी फैमिली में हर महीने आपका फैमिली बजट है कोई, आई डोंट नो, किसी भी करेंसी में कितना भी, लेट सपोज आपका फैमिली बजट $2000 है। अब एक महीने आपने डिसाइड किया कि हमें यार गाड़ी लेनी चाहिए, तो आपने $20,000 की गाड़ी खरीद ली। जब आप $20,000 की गाड़ी खरीदोगे तो इस पूरे महीने में आपने $22,000 खर्च कर दिया। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारा फैमिली बजट $22,000 हो गया है, जी हम तो $22,000 हर महीने खर्च करते हैं। और नहीं भाई, तुम खर्च तो 2000 ही करते हो, खर्चा यही है। ये 20,000 का तो तुमने एसेट लिया है, जब चाहो बेच दो, ये तो अलहदा से पड़ा हुआ है, ये खर्चा तो नहीं है। अब देखो ना, तुम मेरे पास आए, अब ये पिछले महीने, अभी यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ, ठहरो एक मिनट, अभी इनके नाम देखता हूँ बच्चों के। मनीष है यहाँ पे, चलो हसनैन, हसनैन आया मेरे पास। हसनैन के हाथ में नया टेलीफोन पड़ा हुआ है। बोला हुसनैन ये क्या लिया? बोला सर टेलीफोन। कौन सा जी? आईफोन है। कितने का लिया है जी? $1000 का। मैंने कहा हुसनैन यार $1000 टेलीफोन पर तो बहुत महंगा तूने ले लिया। कहता सर आईफोन है। चलो बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा यार अगर इतना महंगा लिया टेलीफोन तो अब थोड़ा सा इसका ध्यान करना, घुमा ना देना, तोड़ ना देना। लिया तो महंगा ही है, अच्छा तो नहीं किया, लेकिन चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, $1000। लेकिन अगर हुसनैन मुझे बताए कि इसने इस महीने जो टेलीफोन का बिल दिया है बात करने के लिए वो $1000 है, तो भाई फिर बात मुख्तलिफ है। $1000 का टेलीफोन खरीदना या $1000 मोबाइल की कॉल के पे करना, ये दोनों फर्क बातें हैं। क्योंकि ये वाला एक्सपेंडिचर है, ये तो गया तुम्हारे हाथ से, लेकिन ये वाला एसेट है, ये तुम्हारे हाथ में मौजूद है। बात समझ आ रही है? सर इन अदर वर्ड्स ये जी एसेट का और एक्सपेंडिचर का सिलसिला। इसके बाद हमारे पास आता है लाइबिलिटीज। देखिए ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि इसी की बुनियाद पे आपने अकाउंटिंग करनी है। अगर आपको इन चीजों की समझ नहीं है तो अकाउंटिंग नहीं होगी। अब अगर आपको अभी आज 80% भी समझ आ गया है तो मुझे लिए बहुत है। 100% कोई भी नहीं समझता पहले लेसन में, मैं भी नहीं समझा था पहले लेसन में, आप भी नहीं समझोगे। 2-3 लेसन होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे हम इस नॉलेज को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, रिपीट करेंगे, तो 100% समझ आ जाती है। बहुत सी चीजें पहले दिन 100% समझ नहीं आती, यहाँ पे भी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर आपको एक माइंड में पिक्चर बन रही है और आप 70-80% क्लियर हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये कोई आखिरी लेसन नहीं है, ये पहला लेसन है। तो अगर पहले में ही 80% समझ आ गया तो आगे चल के पूरा हो जाएगा। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटी जो होता है जी, ये एसेट का ऑपोजिट है। लाइबिलिटी और एसेट एक दूसरे के एंटोनिम है, क्योंकि एसेट में आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा था, आप इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव कर रहे थे, लेकिन लाइबिलिटी में इकोनॉमिक बेनिफिट आपसे जा रहा है। लाइबिलिटी को आप दूसरे लफ्जों में ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। तो लाइबिलिटी में इकोनॉमिक बेनिफिट हमसे जा रहा है। आप बहुत आसान लफ्जों में समझ लो कि अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो एसेट है, कुछ पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी है। ऑब्लिगेशंस हैं, इन सिंपल वर्ड्स ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन आपको समझिए कि क्या है। ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज दो तरह की होंगी, इनको भी हम करंट और नॉन करंट में डिवाइड कर देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो आपने, मिसाल के तौर पे आपका कोई बैंक लोन है जो कि आपने 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद पे करना है,
कोई ऐसी लाइबिलिटी जो कि एक साल में, पहले एक साल में नहीं बल्कि उसके बाद मुझे किसी को देना है, वो मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। इसमें मेरा मिसाल के तौर पे 3 ईयर बैंक लोन हो सकता है, मेरा कोई बैंक लोन जो कि 3 साल की मुद्दत का है। करंट लाइबिलिटी वो है जो कि आपने एक साल के अंदर अंदर किसी को देनी है। किसी को आपने कोई पेमेंट करनी है 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, एक दिन के, एक हफ्ते के बाद, ये करंट लाइबिलिटी कहलाता है। करंट लाइबिलिटी में एक बड़ी टर्म यूज होती है, पेबल्स। आपको याद होगा कि एसेट के अंदर हमने करंट एसेट लिखे थे और करंट एसेट में हमने रिसीवेबल लिखा था। तो ये रिसीवेबल और पेएबल एक दूसरे के ऑपोजिट है। रिसीवेबल क्या था? ये वो मनी थी जो मैंने अपने कस्टमर से लेनी थी, कस्टमर से मैंने अपना कैश लेना था। पेएबल वो है जो मैंने अपने सप्लायर को पे करना है। पेएबल क्या है? मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की कि हमने किसी को सामान बेचा, किसी कस्टमर को क्रेडिट पर, और हम उस कस्टमर से ये पैसे कुछ अरसे के बाद लेंगे, तो ये हमारा रिसीवेबल है। बैठा इंतजार कर रहा हूं कि कस्टमर ने 15 दिन के बाद पैसे देने हैं, रिसीवेबल है। लेकिन ये जो सामान मैंने कस्टमर को बेचा है, ये मैंने भी तो किसी सप्लायर से खरीदा था ना। तो अगर मैं अपने सप्लायर से कुछ खरीदूंगा, मुझे उस सप्लायर को क्रेडिट से खरीदा है, मुझे उसको पे करना है 15 दिन के बाद, तो ये मेरा पेएबल होता है। इसको हम पेएबल कहते हैं। तो पेएबल इज दैट मनी which you owe to your supplier. Payable is that money which you owe to your supplier. तो रिसीवेबल मेरा करंट एसेट है और सब पेएबल मेरा करंट लाइबिलिटी है। इन दोनों को मैं एंटोनिम्स की तरह देखता हूं। रिसीवेबल जो मैंने लेना है, पेएबल जो मैंने देना है। रिसीवेबल करंट एसेट है और पेएबल मेरा करंट लाइबिलिटी है। तो इसमें मेरे पास करंट लाइबिलिटी में या मेरे पास पेएबल्स हो सकते हैं या मेरे पास ओवरड्राफ्ट लिखूंगा। वर्ड है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये बैंक लोन होता है जी, इसको आप रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। इसको ओवरड्राफ्ट जो 12 महीने के अंदर अंदर आपने बैंक को देना है, शॉर्ट टर्म लोन आपने बैंक से लिया है, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये दो मेरी लाइबिलिटीज हैं। तो अभी तक बस इतनी ही बहुत है। इसके बाद कैपिटल। अब कैपिटल एक बड़ा लंबा टॉपिक है। कैपिटल के ऊपर भी हमारा एक चैप्टर नंबर 19 है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाके वहां पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं आपको, जो हमारे लिए पहले 10 चैप्टर के लिए बहुत है, वो ये कि कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ये जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है कोई बिजनेस को चलाने के लिए, वो आप उसको कैपिटल कहते हो। यानी कोई भी बिजनेस पैसे के बगैर तो नहीं चलेगा ना, भले 1 रुपया ही चाहिए हो, एक कंप्यूटर ही चाहिए हो। अभी कोई बंदा कहता है जी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जेब में 1 रुपया भी नहीं था, कारोबार स्टार्ट किया था। भाई कम से कम एक कंप्यूटर तो था तुम्हारे पास, उसी से काम कर रहे थे ना। एक बैठने के लिए एक टेबल थी, एक चेयर तो थी तुम्हारे पास, तो यही तुम्हारा कैपिटल था। तो कैपिटल वो रिसोर्सेज हैं जो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करोगे, 100, 50,000, 2,000, 10,000, वट एवर यू इन्वेस्ट। सो कैपिटल इज द मनी विद विच यू क्रिएट और स्टार्ट द बिजनेस। ये है जी हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। हम इनके मुतालिक आगे चल के बातें करते रहेंगे क्योंकि इनके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स मौजूद हैं। सेपरेट चैप्टर्स मौजूद हैं, यानी यहाँ पे एसेट में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, अलग-अलग हम इनको डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहां तक आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछिए।